हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का पेपर हिंदी का बहुत अच्छा गया, बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। सर जी पेपर बहुत अच्छा जा रहा है। आप लोगों की भारी डिमांड पर मैं गणित कक्षा 10 का पूरा सिलेबस लेकर आया हूँ। एक ही वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे, पूरा किताब कवर कर लेंगे, ये मात्र एक ही वीडियो में। इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखिए। हमसे थोड़ा लेट हो गया, हमको वीडियो बहुत पहले लाना चाहिए था लेकिन नहीं ला पाए, तबीयत खराब हो गया था जिसकी वजह से हम नहीं ला पाए। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों के लिए पूरा वीडियो लेकर आया हूँ। कक्षा 10 देखिए 27 फरवरी का आपका पेपर है, ईपी बोर्ड 2024 का। संपूर्ण गणित में यहाँ पूरा पढ़ा दूंगा मात्र एक वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी के आधार पर क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आएगा या तो वही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो थोड़ा विश्वास दिखा दीजिएगा। मात्र 50 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, पूरे सिलेबस को मिलाकर 50 क्वेश्चन कराऊंगा। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आप पढ़ते जाइए। अरे यार क्या कर रहा है, वीडियो देख लेना अच्छे से, उसको बस कॉपी में आप लिखते रहिएगा कैसे क्वेश्चन बनता है। आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड पेपर में क्वेश्चन कैसे बन रहा है। पढ़ने को तो आप सब कुछ पढ़ लिए हो, लेकिन मन में यही डाउट बना हुआ क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है। तो क्वेश्चन मैं जहाँ बता रहा हूँ क्वेश्चन वहीं से आएगा, पैटर्न आपका वही रहेगा, केवल अंक हो सकता है बोर्ड पेपर में बदल दे। जैसे 2 के स्थान पे 3 दे दे, 4 के स्थान पे 6 दे दे, ऐसे होता क्वेश्चन में। लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न लगाने का तरीका सब कुछ वही रहता है। तो आप लोग किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, किसी भी प्राइवेट बुक से पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बस आपको क्वेश्चन लगाने आना चाहिए। ठीक है, चाहे एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, तो डॉक्टर मनोहर से पढ़ रहे हो, तो और सारी बहुत सारी प्राइवेट बुकें हैं जो कि उसको लगाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसी बुक से पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न आप समझ के जाइएगा पेपर देने, तभी आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। है ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। क्वेश्चन से हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, नहीं तो आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए। अगला जो हेडिंग है वो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। मतलब ये अगला फार्मूला है, इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये 2022 में और 23 में क्वेश्चन आ चुका है। 2022 और 23 में क्वेश्चन आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस मैथ में ये कोशिश कीजिए कि जिस पे क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोग ज़्यादा इस पे तैयार कीजिए उसको। बहुत बच्चों का नहीं कुछ तैयार होगा, तब भी आप हार मत मानिए। अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम है, अभी 18 दिन लगभग है पेपर का, तो 18 दिन बाकी है। तो 18 दिन में आपका पूरा मैथ मैं पढ़ा दूंगा। खाली बस आप लगे रहिए, साथ साथ पूरा कोर्स आपका ख़त्म होगा, पूरी शिद्दत से लगे रहिए। और हम वो जितना पढ़ाएंगे आप उतना अगर पढ़ लेंगे तो आपका परसेंटेज जो होगा मैथ में 90+ आएगा। ठीक है, और जो बच्चे पहले से पढ़े हैं तो उनका तो जान लीजिए 99, 98, 100 आएगा। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, जितना टॉपिक पढ़ाया जा रहा है खाली उतना पढ़िए। आपके पास टाइम बच रहा है तब उसके बाद एक्स्ट्रा पढ़िए, पर इन सब को पहले देख लीजिए। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है, खाली मान रखते जाइए, आंसर निकालते जाइए। देखिए मैं रख रहा हूँ पहली संख्या जो है 252। ठीक, दूसरी संख्या कितनी है 594। ठीक, लासा कितना आपका दिया गया है 18, नहीं सॉरी लासा नहीं दिया हुआ है। आ जाएगा क्वेश्चन आपका 252 594 बटे में 18 है, बराबर है इधर लासा। ठीक, काटिए 9 से काटिए, 9 दूना 18 और 9 दूना 18 हो गया, 8 बचेगा, 7 बचेगा, सॉरी 7 बचेगा, 7 72, तो 9 अठे 72 हो गया। 2 से काट दीजिए 14 बार में। ठीक है, तो जब लासा निकालेंगे तो इसमें आपका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाए। देखिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है, सिद्ध करो कि √2 एक परिमेय संख्या है। इस टॉपिक का वास्तविक संख्या का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ध्यान दीजिए, √2 है, यहाँ √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है। मैं √2 लेकर कर रहा हूँ। √3 आएगा तो आप करिएगा, √5 आएगा तब भी कर लीजिएगा, √7 आएगा तब भी कर लीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ तरीका कैसे करना है। ठीक है, सिद्ध करना है कि सिद्ध करो कि √2 एक परिमेय संख्या। जब ऐसा प्रश्न आए आपके सामने तो आप परिमेय संख्या को आप हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हल ही नहीं होता है, तो उसको परिमेय संख्या, आप परिमेय संख्या को हल नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि वो कटता ही नहीं है। इसलिए हम इसको परिमेय संख्या मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? जब हल करेंगे तो उसको ले लेते हैं कि माना √2 जो है वह एक क्या है, परिमेय संख्या है। √2 एक
परमेय संख्या है, ठीक है, परमेय संख्या है। अच्छा, जब परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को क्या लिखा जा सकता है, a/b। क्या लिखा जा सकता है, आप लोग परमेय संख्या के बारे में पढ़े ही हैं कि परमेय संख्या वो होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है या a/b के रूप में लिखा जा सकता है। तो मैं मान लिया हूँ कि माना √2 एक परमेय संख्या है जिससे हमको हल करने में थोड़ी आसानी होगी। तो मान लिए हैं कि एक परमेय संख्या है, क्वेश्चन को हल करने के लिए माना गया है, ऐसा नहीं कि ये √2 परमेय संख्या है ही, केवल माना गया है। तो p/q मान सकते हैं या a/b मान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पक्षांतर कर लीजिएगा, ये देखिए ध्यान से, b को ले जाएंगे इधर तो √2b हो जाएगा बराबर कितना, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे तो नीचे लिखिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दीजिएगा, ठीक। जैसे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखेंगे क्या कि रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा 2b² बराबर क्या, a²। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे चीज़ बहुत समझने वाली चीज़ है, बच्चे ही नहीं समझते उसके बाद क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं आगे। ये कह क्या रहा है कि 2b² बराबर a² है, क्या ये कह क्या रहा है, समझिएगा, मैं अंक लेकर समझा रहा हूँ, अंक लेकर समझा रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ है अंक, मान लीजिए b, मैं b की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं 2 का और a में बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए 2 जो है कुछ मान लीजिए यहाँ पे, चलिए b² है, ठीक। चलिए मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख दूँ 6 का स्क्वायर, ठीक है, अंक लेता हूँ तब समझ में आपको आएगा। तो क्या 2 का भाग 6 में नहीं जाएगा, देखिए 2 3 6 कटा, कट गया, हाँ सर जी कट गया। इसका मतलब 2 जो है, यानी कि जो ये 6 है वो 2 से विभाजित है, 6 जो है वो 2 से क्या है, विभाजित है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 6 को विभाजित कर रहा है, ठीक। अच्छा बताइए, अगर यही मैं कह दूं कि 6 के 36 हो जाए, भाई 6 36 नहीं होगा, होगा, हाँ सर जी 36 होगा, तो क्या 36 को नहीं ये काटेगा, 2 काट देखिए 36 को, 18 में 36 होता है, कट गया, हाँ कट गया, कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये संख्या था, ये खाली इसको समझिएगा, पहले मैं 6 को बता रहा हूँ, 2 से 6 कट गया, कट गया, हाँ सर जी। इसका स्क्वायर भी तो कट गया, कट गया, हाँ। तो यहाँ पे ये लिखा जाता है आगे, जब कट गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 a से कटेगा, मतलब a जो है वो 2 से कट जाएगा, इसका स्क्वायर भी 2 से कट जाएगा। तो यहाँ लिखना होता है कि 2 जो है a² को विभाजित करता है, इसलिए 2 जो है a को भी विभाजित करेगा, ठीक। इतना लिख दीजिएगा आप लोग, दो इतना करना है आपको, ठीक है, लिखित होता थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको, इधर लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये गुणांक कितना है, 2 है ना, अगर 3 रहेगा तो 3, 5 रहेगा तो 5, 7 रहेगा तो 7, वो क्या लेना है मैं बता रहा हूँ। देखिए अब a को मैं लेता हूँ 2 के रूप में, क्योंकि 2 जो अंक यहाँ रहेगा वही लेना है भाई आपको, ध्यान दीजिए, जो अंक यहाँ पे है वही लेना है आपको। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 2, कोई अननोन लीजिए, के एल एम एन कुछ भी लीजिए, तो मैं यहाँ लेता हूँ, यहाँ मैं लेता हूँ यम, ठीक है, यम ले लेता हूँ। अब यहाँ पे रखिए एक स्थान पर यम, इसलिए 2b² बराबर 2m², 2b² बराबर 2 दूना 4 m²। अब काटिए, क्या बचा, b² बराबर 2m²। अच्छा इसको आप ध्यान से ऐसे लिखिए, 2m² इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा। देखिए इसको मैं आराम से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करता है, इसलिए मैं इसको बहुत आराम से बता रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए ये चीज़, ये देखिए दोनों ध्यान से, यहाँ आप क्या बोले थे कि a² को 2 काट देगा, देखिए 2 जो है a² को विभाजित करता है, काटने मतलब विभाजित कर रहा है, तो a को भी विभाजित कर रहा है 2, तो ऐसे यहाँ फिर लिखिएगा, फिर वही काम करना है। ये कहेंगे कि 2 जो है वो b² को विभाजित करता है,
विभाजित करता है। इसलिए 2 जो है b को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब एक चीज आप देख लीजिए कि 2b स्क्वायर को भी काट रहा है, 2a स्क्वायर को भी काट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का जो गुणनखंड आया, a स्क्वायर का जो गुणनखंड आया, या ये बोल दीजिए, ये भी कह सकते हैं ना, 2a को काट रहा है, सही बात है, 2b को भी काट रहा है, यानी कि 2b को भी काट रहा है। तो a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो गया? 2 आ गया। और होना क्या चाहिए? 1 1। उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, 1 होना चाहिए। और क्या आ रहा है? 2 2 आ रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आप लोग इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम तब करते हैं आगे। आपको मिला जो मैं यहाँ पे मिटा दिया था, अब यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिए कि 2 जो है a को भी काट रहा है, और 2 जो है b को भी काट रहा है। इसका मतलब a और b का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा कितना होगा? 2 होगा। a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 2 आ रहा है, a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अतः हमारी विरोधाभास से, अतः हमारी, यहाँ लिख देंगे, विरोधाभास से पता चलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि हम लोग मान के चले थे परिमेय संख्या, गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए था? 1, लेकिन यहाँ कितना रहा है? 2। इसका मतलब हम जो माने थे वो गलत हो गया, तो परिमेय नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? अपरिमेय संख्या, जो आपके सामने पेश है। ठीक है, इसको उतार लीजिए आप लोग। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में करना है, तभी आपको नंबर मिलेगा। अगर अदरवाइज आप 1 2 लाइन में करके दिखा दिए तो नहीं नंबर मिलेगा। ठीक है, तो मैं √2 का करा दिया हूँ, √3 का, √5 का, √7 का कराएगा तो आप लोग करिएगा। इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 1 क्वेश्चन करा रहा हूँ बेसिस पे। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए। दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या करता है? एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या को ऐड करके देगा, या तो यहाँ प्लस रहेगा या तो यहाँ पे माइनस रहेगा। कुछ समझ में आ रहा है? या तो यहाँ पे प्लस चिन्ह रहेगा या तो यहाँ पे माइनस चिन्ह रहेगा। तो मैं केवल एक को बता रहा हूँ, प्लस वाला को। ठीक है, माइनस वाला अगर रहेगा तो आप कर लीजिए, कैसे करना है वो मैं अभी आपको आगे बता दे रहा हूँ। तो खाली एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक, जैसे मैं कर रहा हूँ आप लोगों से भी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा लिखने वाला शब्द होता है जो कि बच्चों को बहुत ही बुरा लगता है। हम कैसे लिखेंगे सर जी पेपर में, कैसे करेंगे हम इसको? तो आप लोग को इसको थोड़ा सा घर पे अपना रफ पे लिख लिख के तैयार कर लीजिए किसी तरह से। सभी अगला क्वेश्चन, मैं पीछे वाला क्वेश्चन बताया था √2 वाला, तो उसको भी आप किसी तरह से कोशिश कीजिए तैयार हो जाए, और अच्छे तरीके से लिखिएगा, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, स्टेप नहीं, ये नहीं कि आप ऊपर 2 3 लाइन लिख के पूरा नंबर लेना चाह रहे हैं तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छे से लिखिए जैसे बताया जा रहा है। ठीक है, कोशिश कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आपको नंबर मिलेगा। बस जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे चलिएगा, तभी बोर्ड पेपर में नंबर आपको मिलेगा, अन्यथा नंबर नहीं मिलेगा। आप 2 3 लाइन में लिख के आंसर ले आइए, ये थोड़ा सा लिखने वाला पार्ट है, इसलिए आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं बोला था करिए। ठीक, चलिए देखिए कैसे इसको हल करना है, ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, क्या आता है, मान लेते हैं कि अच्छा तो यहाँ क्या लिखा है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना कि ये अपरिमेय संख्या है। तो अगर अपरिमेय संख्या रहेगी भैया, तो उसको कैसे आप हल करेंगे? आप बोलिए। तो परिमेय संख्या आप लोग पढ़ रहे हैं, पूरा परिमेय संख्या पढ़ेंगे। ठीक, अपरिमेय संख्या को हल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए इसको हल कैसे किया जाएगा। ठीक, तो इसको मान के चलिएगा, अगर ऐसा बोला क्वेश्चन की सिद्ध करवाइएगा परिमेय संख्या है, तो उसको परिमेय संख्या में करके कीजिएगा। मान के चलिएगा परिमेय संख्या है, माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, मान लीजिए।
एक परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या है तो आप उसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं या a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। जब परमेय संख्या क्या पढ़े आप लोग, परमेय संख्या क्या होता है जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, उसे कहते हैं परमेय संख्या। तो इसको भी परमेय संख्या के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। 5 + √3 बराबर हो जाएगा a/b। ठीक, हाँ सर जी ठीक है। अब एक काम कीजिए, √3 जो है यही रहने दीजिए और जो अंक है जैसे 5 है तो 5 एक परमेय संख्या उधर ले जाइए तो -5 हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है कि a/b भी परमेय है और 5 भी परमेय है, तो परमेय में से परमेय घटेगा तो क्या मिलेगा, परमेय संख्या। समझ आ रहा है आपको? हाँ, परमेय संख्या है माने यहाँ पे a/b और 5 परमेय पहले से ही है, तो परमेय में से परमेय घटा तो परमेय मिलेगा। ठीक, लेकिन √3 क्या है, अपरमेय संख्या है। हाँ, ये ध्यान देना है। इसलिए चूंकि a बटे b तथा 5 एक परमेय संख्या है, इसलिए a बटे b - 5 भी एक परमेय संख्या होगी। यही लिखने प्रॉब्लम होती है बच्चों को, यही इतना लिखने प्रॉब्लम होती है, पर संख्या होगी। हाँ, तो a/b - 5 किसके बराबर है, √3, इसलिए √3 भी एक परमेय संख्या है। परंतु विरोधा आप लोग जानते ही हैं कि √3 परमेय संख्या नहीं है, चूंकि √3 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए हमारी विरोधाभास से, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है। इसलिए हमारी परिकल्पना जो है, कल्पना गलत है। क्या गलत है कि जो आप माने हो कि ये परमेय संख्या वास्तव में नहीं है, ये कैसी अपरमेय संख्या, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है। अतः 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। कुछ समझ में आया बच्चों आपको? ऐसे करना है आपको, बस इतना लिखेंगे आपको नंबर पूरा देगा। ठीक है, अब बताइए अगर यहाँ पे माइनस होता तब क्या होता, माइनस क्या होता, कुछ नहीं होता, बस इसको √3 को उधर ले जाते, a/b इधर आ जाता, तो √3 उधर हो जाता, फिर बात वही जाता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक काम कीजिएगा, रूट वाला एक तरफ कर लीजिएगा, अंक वाला एक तरफ कर लीजिए। जैसे a/b आप परमेय संख्या माने तो 5 परमेय है, तो परमेय को एक तरफ कर लीजिएगा और रूट वाला एक तरफ कर लीजिएगा। क्वेश्चन कर लीजिएगा, ऐसे ही कर लीजिएगा पूरा। ठीक, आपका तैयार हो जाएगा। ओके ठीक है, बता लीजिए इसको आप लोग। पे बेस क्वेश्चन कैसे पूछेगा उसको हल करते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप हल करेंगे आपका प्रैक्टिस उतना ज़्यादा होगा। अब मैं पहले ही बता दिया हूँ आपको, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो सब बोर्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हुआ कि बोर्ड पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रहे हैं, इसलिए मैं फालतू क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। हर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, हर जो हेडिंग होगा आपका उस पर हर हेडिंग पर 2 से 3 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन होगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा। जो बोर्ड पेपर में आया है पैटर्न यही रहेगा, केवल अंक यहाँ पे थोड़ा बदल सकते हैं, जैसे यहाँ 3 कर दे, यहाँ 5 कर दे, यहाँ 7 कर दे, 8 कर दे, बाकी यही कारक का शून्यांक क्या होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, तो चलिए शून्यांक निकालते हम लोग हैं। तो यहाँ आप लोग जब करेंगे पेपर में यहाँ लिख देना हल। पहला क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे, x² - 2x - 3 बराबर 0 है। ठीक है, इसको क्या करेंगे भैया, इसको पहली बात तो हम लोग द्विघात समीकरण वाला, देखिए कितना घात है, द्विघात है, तो द्विघात समीकरण का सूत्र भी लिखे थे हम। क्या लिखे थे, देखिए ये होता है व्यापक सूत्र, a² + bx + c बराबर 0 से आप क्या कर लीजिए, तुलना कर लीजिए। क्या कर लीजिए, तुलना कीजिए। तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो a बराबर मिल जाएगा आपको 1, b बराबर मिल जाएगा -2, c बराबर मिल जाएगा -3। ये 3 डाटा जैसे मिला, लगा दीजिए सीधे-धरा 4। सीधे-धरा 4 लगाएंगे, x बराबर -b, चलिए मैं सूत्र एक बार लिख दे रहा हूँ जिससे आपको याद भी हो जाए, b² - 4ac अपान होता है 2a।
ठीक है बच्चों। तो देखिए ये सूत्र आपका लग गया है। सूत्र याद कीजिएगा, x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। किसी भी तरह से इसको याद कीजिए आप लोग, ठीक है। अब अभी तक जितनी लापरवाही किए हैं उसको पीछे जाने दीजिए, आज से लग जाइए, अभी से लग जाइए, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। जानिए बोर्ड पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा जाएगा, मेरा विश्वास कीजिए। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ लीजिएगा ना, आपका बहुत अच्छा बोर्ड पेपर जाएगा। चलिए आते हैं इस पे, क्वेश्चन पे करते हैं, ठीक है। बी का मान रखिए -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देखिए -2 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस है चिन्ह, ठीक है। माइनस बी तो बी स्क्वायर है तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, पूरे स्क्वायर लगेगा। -4 ए का मान कितना है यहाँ पे 1 है, ठीक है। सी का मान कितना है -3 है, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या लिखा गया है 2a, ए का मान रखिए 1, ठीक। हल कीजिए, +2 प्लस माइनस, आप इसको प्लस लिखे चाहे ना लिखें क्योंकि प्लस हर अंक के आगे होता ही है। 2 दूना कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि 2 बार गुणा है। ये देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 करने 4 और 4 तिहाई 12, तो हो जाएगा 12। और बट्टा में लिखेंगे हम लोग 2, 2 करने 2 हो जाएगा, ठीक। तो 12 4 16 और 16 का वर्गमूल होता है 4 है। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, तो 4 लिख दिए हम लोग। और बट्टे के में कितना 2, बट्टे में 2 आया, ये हुआ x का मान, ठीक है। अब मैं क्या वहाँ बोला था, वहाँ ये बोला था कि जब प्लस लेंगे तो अल्फा मिलेगा और माइनस लेंगे तो बीटा मिलेगा, इसलिए अल्फा बराबर हो जाएगा 2 प्लस 4 बटे में 2, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग बीटा लेना चाहेंगे तो यहाँ क्या है चिन्ह माइनस में है ना, तो एक बार प्लस लेने पे अल्फा मिलेगा, माइनस लेने पर बीटा मिलेगा आपको, तो हो जाएगा 2 - 4 बटे में 2, ठीक है। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 4 2 6 बटा में 2 और बीटा बराबर हो जाएगा 4 में से 2 में से 4 गया तो -2 बटे 2, 2 तिया 6, तो अल्फा बराबर आ जाएगा 3 और यहाँ पे बीटा बराबर निकल के आएगा 2 एकन्ने 2, यानी -1 बचेगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। उतार लीजिए इसको आप लोग अच्छे से। चलिए दोस्तों देखिए आपके सामने है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक है। कह रहा है यदि k -1 क्वेश्चन लगा s स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 में एक शून्यांक -3 हो तो k का मान बताइए, यानी यहाँ पे k का मान बताना है, ठीक है। एक शून्यांक क्या हो -3 हो, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे अल्फा का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया है अल्फा का मान दिया। शून्यांक क्या होते हैं भाई, आपको बताए थे शून्यांक जो होता है वो अल्फा और बीटा होता है, तो जिसमें से एक शून्यांक दिया है मतलब अल्फा का मान दिया है और के का मान पूछ रहा है। बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा, परेशान मत होइए। देखिए आप ध्यान से देखिए इधर, ठीक है, आ जाएगा बहुत आसान तरीके से। करते क्या है कि जो पहले दिया गया समीकरण उसको मैं उतार लेता हूँ, ठीक। k -1 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब वहां पे एक शून्यांक दिया गया है, तो जो शून्यांक दिया गया है वास्तव में अल्फा का मान है। किसका मान है अल्फा का मान, क्योंकि हम लोग शून्यांक पढ़ेंगे अल्फा का मान। अच्छा बताइए अल्फा निकलता कहाँ से है, कहाँ निकलता अल्फा, यक्स का मान ही तो अल्फा होता है और बीटा भी किसका मान होता है यक्स का ही मान, क्योंकि यक्स के बदले ही तो आए थे अल्फा और बीटा। प्लस लिए थे तो अल्फा मिला था, मान लिए तो क्या मिला था बीटा, और किसकी बदौलत आए हैं यक्स की बदौलत। इसका मतलब जो अल्फा होता है ना वही यक्स होता है और जो बीटा होता है वो भी क्या होता है यक्स ही होता है। यानी जहाँ अल्फा रहेगा वहाँ हम लोग यक्स बोल देंगे, क्या बोल देंगे यक्स बोल देंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो इसके इसीलिए इसीलिए जो यक्स का मान आया वो आया -3। कितना आया -3 आया। अब यह जो डाटा है आपके सामने है इसका मतलब हुआ कि x बराबर हुआ -3। कहाँ रखेंगे -3, जहाँ पे x का वैल्यू है बस अपने आप के का मान निकल जाएगा। चलिए ठीक है, क्योंकि देखिए दो अननोन है, x है और k है, x है और k है, जिसमें से एक मान पता है दूसरा मान निकल जाएगा। चलिए रखिए x का मान, x मान कितना रखना -3, रखिए x के स्थान पे -3, तो k -1 x के स्थान पे रखेंगे हम लोग -3, ऊपर क्या लिखा है स्क्वायर
-k x के स्थान पर -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, सही है ना? हाँ, अब करिए करिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। 3 त्रिक 9, माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, अब गुणा कर लीजिए अंदर, कोष्टक के अंदर 9k माइनस 9 प्लस 3k प्लस 1 इक्वल टू हो जाता है 0। 9k 3k, तो 9 और 3k जोड़िए तो हो जाएगा 12k, मतलब 12k हो जाएगा। 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा बराबर 0। तो 12 के बराबर हो जाएगा 8, क्योंकि उधर ले जाएंगे माइनस को 8 को, तो हो जाएगा प्लस 8। तो के बराबर हो जाएगा 8/12। कितना आ जाएगा दोस्तों? 8/12 हो जाएगा। 4 से काटिए, 4 3 12, 4 दूना 8। तो कितना मान आ गया आपका? देखिए के का मान आ गया आपका 2/3। उतार लीजिए दोस्तों इसको, के का मान आ गया 2/3, उतार लीजिए। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या आ गया है, तीसरा क्वेश्चन है। इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, px इक्वल टू दिया है x² माइनस एक्स माइनस 3a का एक शून्यांक 3 है। उस बार देखिए सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन था, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन था। वहां पे शून्यांक दिया था -3 दिया था। कितना दिया था वहां पे शून्यांक? -3 दिया था। यहाँ पे कितना शून्यांक दिया? 3 दिया है। ठीक है, और कहा कि हो तो a का मान बत क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे px इक्वल टू दिया है x² माइनस एक्स माइनस 3a बराबर 0 नहीं लगाया है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आप बराबर 0 लगा के करिएगा, तभी a का मान निकलेगा। चलिए देखते करते हैं हम लोग इसको कैसे होगा। देखिए लिख दीजिए उसको, px इक्वल टू x² माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू कितना 0। इसका मतलब चाहे पी एस इधर लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस आप बराबर 0 लिख दिए ना। हाँ लिख दिए, बहुत बढ़िया। एक शून्यांक दिया है, यानी शून्यांक इसका दिया हुआ है। शून्यांक मतलब अल्फा कितना दिया गया है 3। और मैं क्या बता रहा था, बार बार बता रहा हूँ कि जो अल्फा होता है वही शून्यांक यक्स होता है, वही यक्स होता है। तो ये हो जाएगा यक्स का मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। यक्स का मान कितना हो गया 3। अब ला के समीकरण में रखिए, ए का मान निकल जाएगा, फटाफट रखिए। 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3 इक्वल टू कितना 0। 3 त्रिक 9 माइनस 3 ए बराबर 0। 9 में 3 का कितना बचेगा 6 माइनस 3 ए बराबर 0। अच्छे बताइए 3 ए बराबर कितना हो जाएगा 6, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 6 बटे कितना 3, 3 दूना 6, ए बराबर आ गया 2। ये उतार लीजिए आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसमें क्या बोला, द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात करो। पहला पॉइंट तो यही आपका है कि यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, शून्यांक। ठीक, चलिए शून्यांक ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद आपको सोचेंगे, पहले शून्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक, लिखिए पूरा, एफ एक्स इक्वल टू लिखा है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है ना, शून्यांक ज्ञात करना है आपको। तो एफ एक्स बराबर लिखना है तो लिखो, या ना तो इसको 0 के बराबर लिख दीजिए। ये सबसे आसान तरीका होता है, मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। उसके बाद तुरंत जब द्विघात है शून्यांक ज्ञात करना, तुरंत उसके बाद कीजिए द्विघात का समीकरण लिखिए, जो मैं आपको शुरुआत में बताया था। इससे क्या कीजिए, तुलना, इससे तुलना कीजिए। तुलना करने पर ए का मान 3 आ जाएगा, तुरंत ए और बी का मान निकालिए और सी का मान। देखिए यहाँ पे कुछ है तो 1 है, ठीक है, लेकिन चिन्ह क्या लगा आगे माइनस, तो माइनस आपको लेना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा, माइनस आपको लेना है। सी पर कितना हो जाएगा 4, लेकिन आगे चिन्ह क्या है माइनस, तो लीजिए। प्लस रहेगा तो नहीं लिया जाता, प्लस चाहे लो चाहे लो, बात तो एक ही है, लेकिन अगर चिन्ह माइनस में है तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्लस तो छुपा रहता है, दिखाओ चाहे ना दिखाओ। जैसे मैं लिख दूँ एक्स बराबर 5, तो ये इसका मतलब +5 जो है पहले से ही है। ठीक है, चलिए देर न करते हुए हम इसको हल करते हैं। क्या लगाएंगे, सीधाचार। शून्यांक ज्ञात करने के लिए भैया सीधाचार लगाओ और कुछ न करो, सीधाचार आप पक्का लगाइए। ठीक है, आप मध्य पद तोड़ कर लीजिए आपका अगर मर्जी कर रहा है, मध्य पद तोड़ कर लीजिए, ठीक है, आपका अच्छे से लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि आप सीधाचार लगाइए। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट वाला क्वेश्चन अगर यहीं आ जाएगा तो आप लोग मध्य पद तोड़ नहीं पाएंगे और गलत करके बैठ जाएंगे, और करेंगे भी तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सीधाचार लगाइए। चलिए सीधाचार लगाते हैं। एक्स इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर
-4, ए का मान 3 और सी का मान कितना है -4 बटा में 2a, बटा में 2a। ठीक है, चलिए यक्स का मान निकालेंगे हम लोग फटाफट। यक्स का मान निकालेंगे, 1 है प्लस माइनस है, 1 करने 1 माइनस में प्लस हो जाएगा भैया, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, 12 चौक 48, 48 हो गया, 48 हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा। और 2 3 6। ठीक, यक्स का मान निकालिए, 48 में ही जोड़ दीजिए 49, 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा भाई 49 का वर्गमूल 7, 7। ठीक है, ये अब जब प्लस लेंगे तो मिलेगा अल्फा, तो 1 + 7/6। और वही बताया था जब माइनस लेंगे तो मिलेगा बीटा, तो 1 - 7/6, तो 7 1 8/6, तो 2 चौका 8, 2 3 6। यहाँ देखिए बीटा बराबर हो जाएगा -6/6, तो यहाँ कट गया तो आ गया -1, तो बीटा बराबर बचेगा, देखिए माइनस चिन्ह, तो -1 आया। ठीक है, ऐसे ही अल्फा का जो मान आया वो आया 4/3। ठीक है दोस्तों, तो अल्फा का मान आ गया 4/3 और बीटा का मान आ गया -1। ये शून्यांक का मान निकल गया। और फिर क्या कहा, शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित करो। तो शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित करना है, तो चलिए देखते हैं, देर ना करें हम लोग, इसमें स्थापित करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसी को बोलते हैं जांच करना। ठीक है, इसी को बोलते हैं जांच करना, या जांच कीजिए या स्थापित कीजिए, बात एक ही कहता है जांच कीजिए। तो जांच के लिए स्थापित करना है हमको। चलिए पहला पॉइंट जो होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, याद आया कुछ? हाँ सर जी, आप लिखवाए शुरुआत में, वही चीज़ है। और दूसरा पॉइंट जो रहता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो इसको याद ही रखना है सूत्रवा। सत्यापित, देखिए शून्यांक होता है अल्फा बीटा और गुणांक होता है ए बी सी, तो उनके बीच संबंध स्थापित हो गया। संबंध क्या, इधर वाला पद इधर वाले पद के बराबर आ जाएगा, तो जान लीजिए जांच हो गया या संबंध स्थापित हो गया। रखिए अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान रखिए -1, बी का मान रखिए उधर, यहाँ निकालिए, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1, ए का मान कितना है भैया 3 है, तो 3 कन्ने 3, प्लस माइनस पहले माइनस लगा दीजिए, ठीक, बीच में लग जाएगा माइनस, तो 3 कन्ने 3 हो गया, बटे में 3, यहाँ देखिए +1/3, तो प्लस लिखो चाहे ना लिखो, 4 में 3 गया 1/3 और 1/3 हो गया, ये आ गया आपका मान। ठीक, ये बराबर आ गया मान, तो संबंध था पहला हो गया। अब यहाँ देखिए गुणा करना है, तो अल्फा का मान रखिए 4/3, 4/3 मैंने रख दिया। बीटा का मान रखिए -1, वो भी रख दिया। सी का मान रखिए, सी का मान -4, चलिए। और ए का मान कितना 3, तो 4 कन्ने 4 और -4, तो -4/3, इधर भी -4/3। इस तरह से आपका संबंध स्थापित हो गया। गुणनफल दिया है, आपको यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, ध्यान से देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। देखिए योगफल दिया गया है, योगफल दिया गया -3, तो लिख लेता हूँ योगफल। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है -3, फिर वहाँ लिखा आगे गुणनफल, तो गुणनफल दिया गया है आप लोगों को, गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है 2। ठीक है, तो कह रहा द्विघात बहुपद बताओ, तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा x² माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, रख दीजिए मान इस पे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया -3, x अल्फा इंटू बीटा मान दिया है 2 बराबर 0, इस पे माइनस हो जाएगा +3x + 2 बराबर 0। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसको ताल लीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 7वां क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल -7 तथा 10 है। पिछला क्वेश्चन जैसा सेम टू सेम है, केवल अंक बदला है। ठीक है, तो मैं डाट कर रहा हूँ इस बार, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास होना चाहिए आपको। अल्फा प्लस बीटा बराबर -7 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया 10। देखिए योगफल -7, योगफल -7 हो गया,
गुणनफल लिखा है, गुणनफल -10, तो गुणनफल हो गया -10। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, फिर वैसे ही करना है। तो थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान रखिए -7x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 10 हो जाएगा। ठीक है, अल² हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 7x प्लस 10 बराबर 0। ये हुआ द्विघात बहुपद, आपका निकल गया, आंसर हो गया। यही है आंसर आपका, उतार लीजिए। ये अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन ये है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, त्रिघात का ये भी है, क्योंकि यहाँ पे 3 घात लगा हुआ है x पे, त्रिघात बहुपद का। ठीक, क्या कह रहा है, जांच करना है कि त्रिघात बहुपद 2x³ - 5² - 14 प्लस 8 बराबर के 8 के शून्यांक 4 है -2 या a/2। मैंने ये बताना है क्या 4 -2 या a/2 इसका शून्यांक है। ठीक, ये बताना है। तो जांच करने के लिए या शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध है, आपको साथ ही शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध भी बताना है। दो चीज करना है, जांच। तो पहले हम जांच कर लेते हैं। ठीक है, चलो पहले जांच कर लेते हैं। f(x) का वैल्यू दिया गया कितना, 2x³ 5² माइनस 14x प्लस 8। ठीक है, ये जो बहुपद दिया गया है ये 0 के बराबर होना चाहिए। मैं पहले ही बता था तुम लोगों को, जितने भी बहुपद होते हैं 0 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये चाहे f(x) लिखो चाहे ना लिखो, ये इतना 0 बराबर आना चाहिए। सारे बहुपद 0 के बराबर होते हैं, याद रखना, तब जान लीजिए बहुपद है। अगर f(x) बराबर लिखा है, जैसे ये लिखा है, इसका मतलब 0 बराबर है। कब है, जब ये 4 रखेंगे -2 रखेंगे बटे 2 है बराबर होगा, तो जान लीजिए ये इसका शून्यांक है। ये समझ में आया? अब बता रहा हूं आपसे, देखिए आराम देखिए। कह रहा कि इसका, इस बहुपद का ये शून्यांक है, सिद्ध करो, मैंने जांच करो। तो ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, यानी 4 रखने पर इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाए, तब तो बहुपद है, सॉरी तब तो इसका शून्यांक है। नहीं 0 होगा तो शून्यांक ये नहीं है, वही जांच करना। चलिए रखते हैं भाई भाई, तो 0 लाना है आपको। ठीक, चलिए पहले x बराबर मैं चेक करूंगा 4 पर। चलिए लेफ्ट हैंड साइड 2 इस पे रखिए, x का मान कितना 4, फिर 4 का स्क्वायर -14 गुणे 4 प्लस 8, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 गुना करें 2 चौक 8, 2 छक 12, 4 चौक 16 25 80, 14 का 4 में करेंगे तो 56 प्लस 8, 8 8 जोड़ डालिए, 8 8 16, 136 हो जाएगा। कितना आ गया, 0 आ गया। आया कि नहीं आया 0, बताइए। मैं 0 बोल रहा था, आना चाहिए बस, शून्यांक है। फिर x बराबर करेंगे कितने पे, -2 पर, चेक कीजिए। ठीक है, फिर लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, वही ये लेना है। कितना है, 2 रखिए, -2 रखिए 3 बार, -2 रखिए और प्लस 8, -2 का 3 बार, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, लेकिन आगे लगा है माइनस और ऊपर घात है विषम, तो हो जाएगा माइनस। ये सम है, सम घात, देखिए सम घात है तो प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 25 20, लेकिन ये प्लस हुआ, आगे लगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 14 दूना 28 प्लस 8 है, जोड़ डालिए, -16 -20 तो -36, 28 8 जोड़ेंगे तो 36 में से 36 गया तो 0 आया। इसका मतलब x बराबर -2 भी इसका शून्यांक है। ऐसे मैं चेक करूंगा x बराबर किस पे, 1/2 पर। ठीक है, उस पर चेक कर डालिए आप लोग। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, देखिए 1/2 रखो, इसमें 2 गुणे 1/2 का होल स्क्वायर -5 1/2 का होल क्यूब रहेगा, भैया गलती हो गया, 2 स्क्वायर -14 गुणे 1/2 प्लस में 8 में बगल में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जगह नहीं था। 2 दूना 4 दूना 8 और 5 2 दूना 4
है काट दीजिए, 2 सत्ते 14 माइनस 7 प्लस 8, 2 चौका 8 हो गया, 1/4 माइनस 5/4 माइनस 7 प्लस 8, 5 में से 1 गया तो -4 बचेगा, -4/4 माइनस 7 प्लस 8। एक काम कीजिए, कहाँ कर बार बार लिख रहे हैं भैया। हाँ 8 से 7 कटेगा तो +1 बचेगा, 4 से 4 कटेगा तो -1 प्लस 1 कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि यहाँ पे भी वैल्यू कितना आया, लेफ्ट हैंड साइड कितना आया, 0 आया। तो कहने मतलब ये है कि x बराबर 4, x बराबर -2 और x बराबर 1/2, इसका एक मतलब बहुपद का तीनों शून्यांक हैं। ठीक है, हो गया, इतना जांच हो गया, बताइए, इतना करना ही आपको है। उसके बाद इसमें कह रहा है साथ ही शून्यांक तथा गुणांक के बीच संबंध स्थापित कीजिए। चलिए उसको भी स्थापित कर ही दे रहे हैं, तो आप लोग इसको उतार लीजिए। ठीक है, उतार लीजिए जल्दी से। ओके, मैं मिटा दे रहा हूँ जल्दी से। चलिए, अब संबंध स्थापित करने के लिए आपको तुलना करना पड़ेगा। ठीक है, किससे तुलना करना पड़ेगा, त्रिघात का व्यापक समीकरण क्या होता है, ax³ प्लस bx² cx प्लस d बराबर 0 से तुलना कर डालिए आप। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा बाबू 2, b बराबर -5, c बराबर कितना -14 और d बराबर 8। कोई दिक्कत तो बताते रहना भैया। चलिए, किसी कोई भी दिक्कत आएगा तो कमेंट में आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सर जी कैसे हुआ, हम बता देंगे। ठीक, चलिए, तो फास्ट चल रहे हैं, दिक्कत तो होना ही चाहिए आप लोगों को। अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब a2 b5 c -14 d, शून्यांक तो बोला ही है, तो एक हो जाएगा अल्फा 4, बीटा हो जाएगा -2 और गामा हो जाएगा 1/, क्योंकि हम जांच करके बैठे हैं पहले से, तो ये शून्यांक इसका होगा। ये संबंध स्थापित करना, तो संबंध स्थापित करने के लिए 3 सूत्र है आपके पास, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। ठीक है, अल्फा का मान रखिए 4 हो गया, बीटा का मान रखिए -2 हो गया और गामा का मान रखिए 1/2। ठीक, बी का मान रखिए, बी का मान -5 हो गया और ए का मान हो गया 2। तो 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, 1 प्लस 1/2 बराबर -5/2 हो गया। 2 दूना 4, 1 देखें, तो बी का मान -5 है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 दूना 4, 1 5/2 बराबर 5/2, ये आ गया। ठीक है, पहला जांच। दूसरा जांच इसमें जो करना होगा, दूसरा जांच ये करेंगे हम लोग। ठीक है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान रखिए, अल्फा का मान है 4, बीटा का मान है -2, फिर -2, गामा का मान है 1/2। ठीक, फिर गामा 1/2, तो अल्फा का मान दिया है 4, तो सी का मान रखिए, सी का मान है -14 और बटे ए का मान जो है वो है 2। ठीक, तो 4 दूना 8 -8, 2 से 2 कट गया, -1 प्लस 2 से काट दिए, 2 दूना 4, तो हो गया 2, 2 से काट दिए, 2 7 14, तो -7 बचा, -8 -9, -9 में 2 गया 7, तो -7 बराबर -7। ठीक, ये आ गया। उसके बाद तीसरा जो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है, -d/a, स्मॉल d रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा का मान रखिए, अल्फा का मान जो है 4 है, बीटा का मान रखिए -2 है और गामा का मान रखिए 1/2 है बराबर डी का मान रखिए, डी का मान कहाँ है, डी का मान है 8 और ए का मान है आपका 2, तो 2 से 2 कट गया, तो -4 बचा और इधर गुणा कर देंगे, भाग कर देंगे तो -4 बचेगा, बराबर आ गया। ये हो गया हमारा जांच। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों का 2 चैप्टर जो है बहुत अच्छे से निकल गया। ठीक है, तीसरे चैप्टर पे हम लोग पहुंच गए हैं, जिसमें है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें बहुत अच्छे से जानना ये है कि संगत असंगत कौन होता है और फिर किसमें अद्वितीय हल होता है, किसमें केवल
अनंत हल होता है, किसमें केवल कोई हल नहीं होता। ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाना चाह रहा, इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है। इसमें दो समीकरण होंगे, कौन कौन, a1x b1y c1 बराबर 0, और एक होता है a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक, ये हो गया हमारे द्विसमीकरण होते हैं। और इसमें से हम लोग करते क्या है उसको ध्यान से देखिए आगे। ठीक, तो 3 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना, जिसमें से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। 3 पॉइंट, ज्यादा नहीं, 3 पॉइंट मात्र। ठीक है, तो मैं दूर दूर लिख रहा हूँ तीनों पॉइंट को, जिससे आपको समझाने में आसानी हमको हो। ये 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट को हल करेंगे, देखेंगे ध्यान से अगर आप लोग, तो आपको यहाँ पे मान निकलेगा। ठीक, क्या याद रखना है, a1 अपान a2 यदि b1 अपान b2 के बराबर नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, ये फार्मूला तब कब लगाएंगे, ये नियम तब कब लगाएंगे, जब लगाएंगे, देखिए। ठीक, कहने मतलब ये है कि यहाँ पे केवल एक हल हो, कितने हल हो, एक हल। जब एक हल बोलेगा तब ये नियम लगा देना आप। एक हल मतलब इसको एक भाषा में और बोलते हैं अद्वितीय हल। कौन हल, अद्वितीय हल बोलते हैं इसको। ये कब होगा लागू होगा, एक नाम से और पुकार देता है, प्रतिच्छेदी। क्या बोलेगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जब प्रतिच्छेदी रहता है तो इसे बोलते हैं संगत। ठीक है, कैसे पहचानेंगे, देखिए ऐसे होता है कि एक रेखा से जा रहा है, एक रेखा से जा रहा है, तो कितने बिंदु पे काटे, एक बिंदु पे काटा। जब एक बिंदु पे काटा तो कितना हल मिलेगा, एक हल मिलेगा। जब रेखाएं जितने बिंदुओं पर मिलती हैं उसी को बोला जाता है हल। तो यहाँ पे कितने बिंदु पर मिली, एक बिंदु पर। और सब लोग अगर इसको गणित की भाषा में बोले तो बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, क्योंकि प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु पे काट रहा है, तो इसलिए इसका कितना हल होगा, एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल होगा। और जब एक हल होगा, हल हुआ कि नहीं हुआ, हल हुआ ना तो संगत बोल देना, बस इतना दिमाग में बोलो, संगत होगा। ठीक, चलिए संगत हो गया। ऐसे a1 अपान a2 और b1 अपान b2 और c1 अपान c2 तीनों बराबर हैं, तो इसको जानते हो क्या बोला जाता है, अनेक हल। अनेक हल, इसको बोलते हैं अनंत हल भी, अनंत हल भी बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं रेखा। तो पूछते हैं रेखाएं कैसे होंगी, तो रेखाएं संपाती हो जाती हैं, संपाती। संपाती मतलब ये भी संगत। ठीक है, संगत हो जाएगा। अच्छा, a1 अपान a2 समझा दे रहा हूं, अनेक हल कैसे आप पहचानेंगे अनेक हल है। ठीक है, चलिए, एक रेखा से जा रही है, रेखा नंबर पहला, एक रेखा इसी पे और हो गई, उसी सेम टू सेम, इसे इसका नाम पड़ा संपाती। विशेष ध्यान दीजिएगा, संपाती। संपाती मतलब एक रेखा पहले गया, उसी पे दूसरा रेखा हो। जैसे तुम सोए हो, तुम्हारे पर आके कोई दूसरा सो जाए, तो उसे बोलेंगे क्या, संपाती। क्या बोलेंगे, संपाती। अब बताओ, ये रेखा यहाँ भी मिला, पहला रेखा से दूसरा रेखा यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला होगा, यहाँ भी मिला होगा, हर जगह मिला होगा, हर बिंदुओं पर मिला होगा। बताओ, काउंट करो, बहुत सारी रेखाएं होंगी, बहुत सारे बिंदु होंगी, बहुत सारे बिंदु होंगी इसमें, इसलिए बोला था अनेक हल। अनेक हल मतलब अनंत हल, संपाती। और संगत भी होगा। बहुत बच्चों को संगत बहुत प्रॉब्लम कर रही है, अभी समझा दे रहा हूं। ये समझा गया ना, क्योंकि अनेक बिंदु मिल रहे इसलिए अनेक हल बोला गया। अच्छा, b1 अपान b2 लेकिन c1 अपान c2 बराबर ना हो, तो इसे बोलते हैं हम लोग कोई हल नहीं। क्या, कोई हल नहीं। ये होता है समांतर रेखाओं के लिए। कौन सी रेखा है, समांतर। और समांतर जब रहेगा तो उसे बोलेंगे असंगत। क्या बोल देंगे, असंगत। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत आसान चीज बताने जा रहा हूं, बच्चों को यही प्रॉब्लम कर रहा। अच्छा, समांतर को मैं समझा दूं पहले, चलो समांतर समझ लीजिए। ये अच्छा, ये रेखा है कि रेखा दो, समांतर रेखा है कि नहीं है सर जी। तो बताओ, ये रेखा एक दूसरे कभी मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी। जब कहीं नहीं मिलेंगी तो हल कहां से होगा, नहीं होगा हल। इसे तो बोला क्या, कोई हल नहीं होगा। इसे तो बोला क्या, कोई हल नहीं होगा। बस ध्यान देना आप लोग, इसमें कोई हल नहीं होगा, क्योंकि रेखाएं समांतर जा रही हैं। और जब एक दूसरे से कहीं मिले ही नहीं, तो क्या इसका गुण इसमें आएगा, नहीं आएगा ना, तो इसका गुण इसमें आएगा। जैसे समझ लीजिए, संगत असंगत के अब बारे में बता रहा हूं, ध्यान देना दोस्तों।
संगत असंगत। अगर मान लीजिए मैं किसी से मिला तो उसका गुण कुछ हमारे में आ जाएगा, उसकी बातें करेंगे तो कुछ उससे हमको गुण मिलेगा, हम कुछ उसको देंगे गुण अपना। तो अगर एक गुण गया, केवल एक गुण मिला हमसे उससे, तो एक हल। तो देखो प्रतिच्छेदी रेखाएं केवल एक बिंदु पर मिली थी, तो जब एक गुण गया एक मतलब एक हल। और संपाती रेखाएं उसी पे दूसरा रेखा भी जा रहा था, तो अनेक हल हुए। जैसे मान लीजिए हम किसी संगत में हैं, तो उस लगातार संगत में है, लगातार हमेशा उसी के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब कुछ खा पी रहे हैं, तो वो उसका गुण हमारे अंदर पूरा का पूरा आ जाएगा, हमारा गुण उसके अंदर पूरा का पूरा गुण जाएगा, दोनों का गुण मेल कर जाएगा, पूरा का पूरा मेल कर जाएगा। जब पूरा का पूरा मेल कर, सभी गुण मेल कर गया, तुरंत नहीं बोल देंगे सारा गुण हमारे अंदर उसका आ गया, उसका हमारे अंदर आ गया, हमारा उसके अंदर चला गया सारा गुण। तो सारा गुण मतलब अनेक हल, अनेक गुण, अनेक गुण मतलब अनेक हल, इसलिए बोला गया संपाती। क्यों? ऐसा हम उस संगत में थे, हमेशा संगत में थे, इसलिए संगत। ये भी संगत। असंगत कैसे हुआ? क्योंकि भैया ये चला जा रहा सीधे, ये भी चला जा रहा, चला गया सीधे ऐसे, वो भी ऐसे सीधे चला गया, नहीं मुलाकात, बतिए नहीं किए दोनों, तो कोई गुण आएगा? कोई गुण नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि संगत में मिले ही नहीं, कभी संगत में रहे ही नहीं, उसे बोला गया असंगत। समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए ध्यान देना, अब क्वेश्चन कैसे लगाना है। जब वो बोलेगा भैया कि एक हल है, यानी कि या बोल देगा अद्वितीय हल है, तो ये नियम लगा देना। बोलेगा अनेक हल है तो ये नियम लगा देना, और बोले कोई हल नहीं है तो ये नियम लगा देना। समझ में आता है? दिमाग काम कर रहा है ना? हाँ काम कर रहा है जी। चलिए ठीक दोस्तों, पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, आप लोग अच्छे से करते हैं। क्या बोला इसमें? क्या का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ये तो मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखो इस पे आना चाहिए डाटा आपको, अद्वितीय हल है। कितना हल है? अद्वितीय हल है। तो चलो करते हैं हल। अद्वितीय करने से क्या बना था? a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल टू होगा, बताया था ना? हाँ चलिए पहले समीकरण लिखते हैं। 2x ky बराबर 1, तो वहां से a1 का मान बात करेंगे 2 हो जाएगा, b1 का मान बात करेंगे तो k हो जाएगा, और c1 का बात करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, ऐसे वहां देखिए एक समीकरण और है, 3x - 5y बराबर 7 है, तो a2 का बात करेंगे 3 हो जाएगा, b2 का बात करेंगे -5 हो जाएगा, और c2 की बात करें तो 7 हो जाएगा। ठीक, चलिए तो k का मान ज्ञात करना। चलिए इसलिए लगाइए a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए, ये लगा देना भैया आपको, बस इतने करना है। अद्वितीय बोला है ना, मैं बोला हूं क्या, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना, इस पे आ जाना लास्ट पॉइंट पे। अद्वितीय बोला है कि एक हल बोला तो मतलब एक हो गया, अनंत हल बोला होता तो कंडीशन अलग हो जाता, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर। अगर बताइए ये बोलता कि कोई हल नहीं है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 लगा देना, बस। तो बोला था अद्वितीय हल, इसलिए पहला वाला नियम लगा दिए। a1 का मान रखिए, फटाफट इसमें मान रखना बस। a2 का मान रखिए 3, b1 का मान रखिए b1 k है, b2 का मान रखिए -5 है। ठीक, अब k का मान निकालेंगे, तो k नॉट इक्वल टू 5 दूना 10 और 3 तो नीचे में रहेगा, ये हो गया, मान 10/3 आ जाएगा, 100 लीजिए इसको फटाफट। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका आगे इस चैप्टर में। ठीक है, फटाफट करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। के का मान ज्ञात करो, चलो ठीक है, ना पढ़ लिया हम लोग। हाँ क्या लिखा है? कोई हल नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए आपको, कोई हल नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले समीकरण उतारिए आप, 3x + y बराबर 1, तो देखिए x के आगे जो रहेगा वो a का मान होता है, a बराबर 3, और y के आगे जो होता है कुछ नहीं तो 1 है, b बराबर 1, और यहाँ पे हो जाएगा c बराबर 1। ठीक, अब यहाँ पे a b c नहीं, a1 बोलेंगे, b1 बोलेंगे और c1 बोलेंगे। ठीक, दूसरा समीकरण उतारिए, दूसरा 2k - 1 इंटू x प्लस k - 1 इंटू y, और बराबर लिखा है 2k - 1। ठीक, तो x का जो लिखा है इसको a बोलेंगे, y का जो लिखा है इसको b बोलेंगे, ये होता है c। तो ध्यान दीजिएगा, पूरा उतारना x के आगे वाला पद, 2k - 1, ठीक है, b के y के आगे देखिए k - 1 पूरा उतार लेना है, और c बराबर हो जाएगा 2k - 1। ध्यान दीजिएगा इसमें। अब देखो ये पहला समीकरण था, a1 b और c1 बोले हैं, ये दूसरा समीकरण है, इसको बोलेंगे क्या, a2 बोलेंगे, इसको बोलेंगे b2, इसको बोलेंगे c2। हाँ समझे बच्चे, इसको उतार लिए हम लोग, फटाफट उतार लिए। ठीक, अब क्या बोला है? कोई हल नहीं है।
कोई हल कब नहीं होता, पहले बताइए आप। कंडीशन क्या होता है, 3 कंडीशन बताए थे, तीनों कंडीशन में कोई हल नहीं है। जब रेखाएं समांतर होंगी, ऐसे सीधे सीधे चलेंगी ना, वो उसे संगत में आया उसे संगत में आया तो हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब मिलेंगे ही नहीं तो हल कहाँ से होगा? रेखाओं को मिलना अनिवार्य है हल के लिए, कोई हल नहीं है। तो आप लोग दिमाग लगाइए, कोई हल नहीं है, कोई हल तभी नहीं होगा जब रेखाएं कहीं नहीं मिलेंगी, और जब कहीं नहीं मिलेंगी तो समांतर रेखाएं होंगी, और क्या। और समांतर रेखाओं के लिए नियम क्या बताया गया था? A1/A2 B1/B2 C1/C2 बराबर यह नहीं होगा, बस। ठीक, चलिए तो लगाइए। अब आप लोग कहेंगे कि सर जी हाई बराबर नहीं लगा तो कौन सा, हम ये यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ बराबर नहीं लगा, कौन सा लगाएंगे? तो आप लोग दिमाग लगाइएगा, ये वाला लगाइएगा। ठीक, ये वाला लगा दीजिए, हो जाएगा। A1 का मान रखिए पहले, A2 का मान रखिए 2k-1। ठीक, B1 का मान रखिए 1, B2 का मान रखिए k-1, देखिए B2। ठीक, इसको हल कर लीजिए। 3k, भाई 3 गुणा करने आता है ना, हाँ 3 करने 3, घटा दीजिए। 2k में से 3k गया, सॉरी 3k में से 2k गया तो इस जगह के -3 उधर जाएगा तो -3 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो घटाइए कितना आएगा, मात्र 2 आंसर आएगा। ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योगफल, योगफल में जोड़ होता है, और अंतर, अंतर में घटाना। कर्म जो योगफल वाला वो 8 है और अंतर वाला 2 है, तो संख्याएं याद कीजिए। ठीक है, तो इसमें चैप्टर का नाम ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, लेकिन जब बोर्ड पेपर में आएगा तो पता नहीं चलेगा कहाँ क्वेश्चन है। तो ये काम करना आप लोग एक्स वाई मान के ही कर लेना, आसान थोड़ा हो जाता है। नहीं तो आप द्विघात समीकरण से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन चलो करते हैं इसको ऐसे ही। मान लो जब द्वि संख्या पूछा तो द्वि संख्या मान लो, माना पहली संख्या बराबर कितना ले लेते हैं, एक्स, चलिए एक्स वाई लेते हैं हम लोग। यहाँ पर दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, वाई। पहली बात क्या बोला है, पहले फिर ध्यान दीजिए, संख्या तो मान लिए, संख्या मान ली। चलिए पहली बात क्या बोला, योगफल, योगफल में क्या होता है, जोड़। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 8। अच्छा, घटाना भी बोला है, यानी घटाना उन्हें अंतर, अंतर कितना बोला, 2। तो एक्स प्लस अंतर, अंतर अंतर भैया अंतर तो माइनस कर दीजिए, एक्स माइनस वाई बराबर कितना है, 2। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, तो आप लोग द्वितीय समीकरण पढ़े होंगे, तो इसमें क्या होता है कि जब y का चिन्ह, ध्यान दीजिएगा मैं बता रहा हूँ, y का चिन्ह चाहे x का चिन्ह, दोनों को ध्यान देते हैं, या आप एक ही ध्यान दीजिए। y का चिन्ह अगर समान है, देखिए वहां पे अलग अलग है ना, अगर समान रहेगा तो घटाते हैं, और अगर अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ देते हैं। और ध्यान यह भी देते हैं कि y का आगे गुणांक कितना, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, गुणांक 1 है तो कोई दिक्कत, यानी गुणांक बराबर होना चाहिए, गुणांक क्या होना चाहिए, बराबर। ध्यान दीजिए, जोड़ दीजिए समीकरण नंबर 1 प्लस 2, क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है इसलिए जोड़ा जाता है। 8 हो गया, एक्स माइनस वाई बराबर 2, वाई से वाई कट गया, एक्स से कितना 2x हो गया, 8 2 10, एक्स बराबर 10/2, 2 5 10, एक्स बराबर कितना आ गया 5। इतना तो 75 करने आपको आता ही होगा। अब इसमें को ले जाकर समीकरण नंबर हम लोग 1 में रख देते हैं, इसलिए समीकरण नंबर 1 से लिख दिया मैं, 5 ले जाकर समीकरण नंबर 1 में रखो। किसका मान, x का मान, x का मान 5 है, 5 प्लस वाई बराबर 8, तो y बराबर 8 माइनस 5 बराबर कितना मिल गया, 3 मिल गया। y का मान 3 आ गया दोस्तों, यही आपका आंसर होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, कितनी बार बोर्ड पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करती है, तो मैं आप लोगों को ध्यान पूर्वक बता रहा हूँ, एकदम माइंड लगा लेना। 2 अंकों की संख्या अगर क्वेश्चन आया, 2 अंक वाली संख्या पे अगर क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आया तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, ऐसा तरीका बताऊंगा, छूटना नहीं चाहिए। अच्छा बताइए, 2 अंक मतलब क्या होता है, इसमें ऐसी संख्या होता है जो जिसमें 2 अंक हो, जैसे मैं बोल दिया, चलो बोल दिया मैं 23, इसमें इकाई संख्या ये हुआ, दहाई संख्या ये हुआ, 2 अंक तो है, हाँ 2 अंक सर जी। अब इकाई वाला हो गया 3 और दहाई वाला हो गया 2। ठीक, अगर इसको विस्तार से लिखा जाए तो मैं ऐसे लिखूंगा 2 गुणे 10 प्लस 3, तो 10 दूना 20 और प्लस 3, ये तो लिखेंगे। यानी कि दहाई वाले संख्या में कितने से गुणा हुआ है, 10 का। इकाई वाले संख्या किसी से गुणा, जान लीजिए से गुणा हुआ है, तो 1 से गुणा होता तो वही रहता अंक, तो 1 से गुणा करने से कुछ फायदा नहीं मिलता है। तो दहाई वाला जब लेना
तो x मान लेना और इकाई वाला y मान लेना। समझा रहा? हाँ, चलिए सर जी, ठीक। तो द्वि अंक वाली संख्या में तो दहाई किसे गुणा करोगे? 10 से गुणा करना, 10 दूना 20 और 3, तब जाके आपका क्या मिलेगा? 23 मिलेगा। क्या आया 23? देखिए, तो दहाई वाले अंक में 10 से गुणा कर देना और उसमें इकाई वाले जोड़ देना, तब जाके आपको क्या मिल जाएगी? संख्या। ठीक, समझा गया बातें? ध्यान दीजिएगा, मैं लगा रहा हूं भी, आपको पता चल जाएगा। तो मान लीजिए दहाई वाला अंक माना, दहाई का अंक x, इकाई का अंक y। तो संख्या क्या मिलेगा? अभी समझाया तुम लोगों को कि दहाई वाले में 10 से गुणा कर देना तो 10x हो जाएगा, और इकाई वाला अंक जोड़ा गया था, नहीं जोड़ा गया था? जोड़ा गया सर जी। फिर एक बार समझा रहा हूँ, ध्यान देना। 23 है, 23 को लिख सकते हो तुम लोग। दहाई वाले अंक में कितने गुणा करना? 10 से। 10 गुणे 2 प्लस इकाई वाले जोड़ दो 3। देखो 10 दूना 20 प्लस 3, 20 3 23। मिला कि नहीं मिला? मिल गया सर जी। यदि दहाई वाले में 10 से गुणा करना, इकाई वाले में नहीं गुणा करना, वैसे जोड़ देना, तब आपकी संख्या मिल जाती है। ये संख्या आंसर आपका ये है, लेकिन इसमें एक्स वाई का मान पता नहीं है। तो पता कैसे करते हैं उसको देखिए। अब उसमें कुछ प्रतिबंध दिया होगा। बनी संख्या 2 अंकों से एक संख्या बनी है, ठीक, ये संख्या हमारा यहाँ पे है। ओके बात, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, यानी अंकों को पलटने पर, जैसे अंक है, जैसे मान लीजिए ये 23 है, अंक को पलट दीजिए, 3 2 के स्थान पर आ गया, 2 3 के स्थान पर। ऐसे यहाँ पे पलटना है अंक को, y आ जाए x के स्थान पर, x चला जाए y के स्थान पर। तो कह रहा है और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो एक संख्या बनना है जो नई संख्या है, तो मैं लिख दे रहा हूं पे नई संख्या। पलट दीजिए, तो जहां x वहां ले जाइए y, और जहां y है वहां ले जाइए x, बस पलट दिए। जैसे मैं यही समझाया था, ध्यान से। 23 है, इस संख्या कोई हमारी है 23 है, ठीक। अंक को पलट दीजिए, अंक मतलब कि इकाई वाला दहाई के स्थान पर, दहाई वाले इकाई के स्थान पर, तो क्या बन जाएगा? तो 32। ये पहली संख्या थी, ये है दूसरी संख्या हो गई, यानी कि जो हमारी मूल संख्या थी ये थी, और नई संख्या हमारी ये मिल गई। ठीक, मिल गया ना? मिल गया अंकों को पलटने पर। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान देने वाली बात है। संख्या फिर का योग 66 है, मतलब जो पहली वाली संख्या हमारी है, यानी उसको मूल संख्या हम बोल देते हैं, वह संख्या, और फिर जो अंकों को पलटने पर बनी संख्या है, ये संख्या, इनका योग कितना दिया? 66 दिया। योग माने जोड़ दीजिए, 10x प्लस वाई, एक मिनट, और 10y प्लस x, इनको जोड़ दिया गया, इनको जोड़ दिया गया, मूल संख्या को नई संख्या से जोड़ा गया है, तो कितना मिला है? 66 मिला है भैया, 66 मिला है। 10x में एक x जोड़िए, 11x, 10y में एक y, 11y बराबर 66 है। 11 कामन ले लीजिए, तो x प्लस y बराबर 66 है, और 11 कामन लेकर उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या मिल जाएगा? x प्लस वाई बराबर 66/11, और 11 छक्का 66 हो गया। x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण बन गया पहला। एक प्रतिबंध आपका तैयार हो गया, ठीक। एक प्रतिबंध पे हमारा एक समीकरण बना, दूसरे प्रतिबंध में दूसरा समीकरण बनेगा। फिर क्या रहा? यदि संख्या के अंकों का अंतर, देखिए संख्या के अंकों का अंतर, अंक का अंतर, तो अंक क्या माने हो? एक अंक माने हो x, एक अंक माने हो y। देखिए एक x एक y, अंतर कर दीजिए, x माइनस वाई बराबर, अंतर कितना दिया है? 2 दिया। ये समीकरण नंबर कौन बन गया? दूसरा बन गया। अब देखिए यहाँ प्लस वाई है, यहाँ माइनस वाई है, चिन्ह अलग अलग है, तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो समीकरण नंबर 1 को जोड़ दीजिए, किससे? 2 से, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2, जोड़ेंगे तो y से y क्या हुआ? कट गया। x कितना हो जाएगा मुन्ना? x हो जाएगा 2x और 6 2 8, x बराबर 8/2, 2 चौका 8, x बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। जब x का मान 4 आ गया तो y का मान निकाल लीजिए यहाँ रख के समीकरण नंबर 1 में। चलिए रख दे रहा हूँ, 4 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर हो जाएगा 2, अरे भाई घटाएंगे हो जाएगा 2। अब संख्या पूछा है तो देखो ये हमारा मूल संख्या है, संख्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा संख्या? ये रखिए, ये तो मूल संख्या हमारी थी। देखिए 10
एक्स का मान कितना है 4, तो 10 चौक का 40 हो जाएगा, और वाई का मान कितना है 2, 10 चौक 40 और 40 2 42, ये हमारी संख्या होगी। उतार लीजिए इसको आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। देखिए मैं जो है उस पे 2 अंकों वाली संख्या पर एक क्वेश्चन बता दिया। ऐसे ही और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन सबको नहीं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन बता दिया, उसी के आधार पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अंक बदल सकता है, ठीक, इतना हो सकता है। ऐसे भिन्न वाली संख्या, जो भिन्न वाला प्रश्न आएगा, भिन्न वाले भी एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, उस पर भी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। थोड़ा सा अंक जैसे यहाँ क्या दिया है, एक घटाया जाए, मान लीजिए एक जोड़ा जाए, वहाँ 2 जोड़ा जाए, 3 जोड़ा जाए, अगले क्वेश्चन में मान लीजिए पेपर में आ जाए ऐसे, तो तरीका तो यही रहेगा ना, तरीका आप लोग यही लगाइएगा। अंक खाली बदल सकता है, तो पक्का इस पे क्वेश्चन आएगा, या 2 अंक वाली संख्या पे क्वेश्चन आएगा, या एज वाले क्वेश्चन। एज मतलब उम्र, जैसे माता का उम्र, पिता का उम्र, लड़के का उम्र, लड़की का उम्र, इसमें क्वेश्चन आता है। अभी मैं उसको बता रहा हूँ, पहले इसको बता लेने दीजिए। ठीक, 3 टाइप क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, भिन्न वाले पे, अंक वाले पर और उम्र वाले पर, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से। ठीक, चलिए देखते हैं क्या करना है इसमें, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। एक भिन्न 1/3 हो जाता है, चलिए भिन्न का मान 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में कितना जोड़ा जाता है, एक नहीं सॉरी 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाता है। कब? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। कहाँ? हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न का मान 1/4 तब होता है जब हर में 8 जोड़ देते हैं, और भिन्न का मान 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में से 1 घटा दिया जाता है। क्वेश्चन ये है, तो कह रहा भिन्न ज्ञात करो। अच्छा बताइए भिन्न में क्या होते हैं? भिन्न आप लोग पढ़े ही होंगे, भिन्न में 2 चीज होते हैं, एक अंश होता है, एक हर होता है। तो क्यों नहीं अंश हर को मान लेते हैं? दो ये चीज होता है तो दोनों को मान लीजिए आप। तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। माना जो अंश है वो मान लीजिए x है, और जो हर है वो है y। ठीक है, बहुत अच्छा। तो भिन्न का मान क्या हो जाएगा बताइए? तो भिन्न अगर लिखना हो तो कहोगे अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो अंश का मान है x और हर का मान है y। ये आपका मूल भिन्न है, मतलब जो आंसर आएगा ये भिन्न आपका यही है। आंसर आपका कंप्लीट, कहाँ कंप्लीट? ये तो x y है। ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ, अभी x y का मान निकालिए, लाके यहाँ पे रखिए, आपका भिन्न मिल जाएगा। ये आपका मूल भिन्न है, माने यही आंसर आपका है। लेकिन क्वेश्चन में कुछ बोला है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। जब उसके अंश में से घटा दिया जाता है, अंश में से, केवल अंश को छोड़ना है, देखना है बस, अंश में से 1 घटा दिया देंगे। ठीक है, हर में कुछ नहीं बोला, हर में नहीं बोला ना, यहाँ पे एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में से घटा दिया जाता है, और वो हर वाले को रहने दीजिए। वैसे कितना हो जाता है भिन्न का मान? 1/3 हो जाता है। देखिए समझ में आया? अंश में से घटा दिया जाता है, तो अंश में से, अंश x है, ये घटा दिए हैं, और हर में कुछ नहीं बोला हुआ। इस यही कल है, देखो क्वेश्चन आपका यहाँ पूरा लग गया, यही तो क्वेश्चन आपका है, आगे कुछ और क्वेश्चन है। ठीक, तो अंश में से घटा दिया जाए, हर में कुछ नहीं किया गया, इसे उतार दिए, देखो ऐसे उतार दिए। अब कितना हो जाता है भिन्न का मान? 1/3। अभी हल कर लीजिए। 3x 3 करने 3, और y देखो इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, इसका यहाँ। चलिए ऐसे रहने दीजिए, बहुत आसान है, क्या करेंगे वहां पे, कुछ नहीं करना है। या कुछ और करते, चलिए 3x - y 3 को उधर ले जाइए, प्लस हो जाएगा, समीकरण नंबर पहला बन गया। अब क्या कह रहा क्वेश्चन में? वह 1/4 हो जाता है। अच्छा कब हो जाता है? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, हर में, हर की बात हो रही, ध्यान देना। ये भिन्न आपका है, तो इस बार अंश में कुछ नहीं बोला है, हर में हर y है, 8 जोड़ दीजिए, कितना ज्यादा भिन्न का मान? 1/4 हो जाता है। देखिए क्या कह रहा है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो हर भैया y है, y में 8 जोड़ दिए, अंश में कुछ बोला ही नहीं है, तो अंश वैसे उतार दिए। कितना होता है? 1/4। गुणा कीजिए, तिरछा गुणा कर ले, चलो 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4x बराबर y + 8 हो जाएगा। हो गया ना? इधर ले आइए y को, इधर ले आइए, रहने दीजिए उधर उसको। तो 4x - y = 8, समीकरण नंबर कौन आ गया? सेकंड। अब बताइए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ध्यान से दोनों देखिए, ये भी -y है, ये भी -y है। क्या बता शुरुआत में, जब चिन्ह समान रहेगा तो घटा देना, कुछ मत सोचना, घटा दो। समीकरण नंबर 1 - 2, जैसे ही करेंगे समीकरण नंबर 1 - 2, 3x - y = 3,
अब 4x माइनस वाई बराबर 8 घटाइए। तो घटाने से चिन्ह क्या था, बदल जाता है भैया, चिन्हवा बदल गया, चिन्हवा बदल गया, माइनस हो गया, घटाइए, वाई से वाई कट गया, ठीक। -4x में से 3x गया तो -x बचेगा, -8 में से 3 गया तो -5 बचेगा, माइनस से माइनस क्या हुआ, कट गया, x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। x का मान जैसे ही 5 आया, चाहे 1 में रखिए और चाहे 2 में रखिए, तो आपका मान तुरंत मिल जाएगा y का मान। चलिए 1 में रख देते हैं, तो लिख देता हूं समीकरण नंबर 1 से रखो 3 गुणे 5 माइनस वाई बराबर 3। यहाँ 3 गुणे 5 यक्स का मान लाके रखना है, यहाँ बीच में गुणा है भैया, 3 पच्चे 15 माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर 3, 15 उधर ले जाइए तो -15, 15 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा -12, अब माइनस वाई, वाई से वाई क्या हुआ, कट गया, तो वाई का मान कितना आ गया, 12 आ गया, वाई का मान आ गया 12। और जैसे ही वाई का मान आया तुरंत आप समीकरण में रखिए, वाई का मान आ गया 12, एक्स का मान कितना आया 5, तो ये देखिए मूल भिन्न आपका ये है, अंश बटे हर एक्स का मान 5 और वाई का मान 12, तो भिन्न हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, 5 रखिए 5, वाई का मान 12, बस यही आपका हो गया भिन्न आंसर, कर लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसमें 99% बच्चे बच ही जाते हैं, पता नहीं कैसे, ठीक है। बस आपको मैं तरीका जो बता रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिए उस तरीके पर, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे अभी आपका भिन्न वाला क्वेश्चन हो गया, भिन्न में क्या करेंगे, अंश और हर को मान लेंगे, अंश हर को मान लेंगे तो तुम भिन्न लिख देना, एक्स बटे वाई वो भिन्न हो गया, उसके बाद एक्स वाई का मान निकाल के उसी में रख देना, आपका मान निकल जाएगा। 2 अंक वाली संख्या पे क्वेश्चन किए हम लोग, वो भी आसानी निकल गया। बच्चों के क्वेश्चन ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, तो चलिए इस पे बात करते हैं और आसान भाषा में समझने की कोशिश किया करेंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये बताइए, आपके पिता की उम्र और आपकी उम्र में बहुत ज़्यादा एज गैप होगा, उम्र का गैप होगा, हाँ ठीक, समझो इतना आ जाता है, ठीक, इतना माइंड लगाइए पहले। अच्छा बताइए, पिता की उम्र ज़्यादा होती है कि पुत्र की उम्र ज़्यादा होती है, तो सबको पता है पिता की उम्र ज़्यादा होती है और पुत्र की उम्र कम होती है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं पिता की उम्र और पुत्र की उम्र, इधर मैं लिख दिया पिता, इधर लिख दिया मैं पुत्र, ठीक, तो गुणा किसमें होता है, गुणा, हाँ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। यहाँ क्या लिखा है 13 गुना, यहाँ क्या लिखा है 7 गुना, ध्यान दीजिए, गुना मतलब गुणा, गुना मतलब गुणा और क्या, तो यहाँ लिखा है 7, यहाँ लिखा है 13 गुना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों को कि गुणा किसमें करना है, पिता वाले में करना कि पुत्र वाले में, तो पुत्र वाले में गुणा करना है, जितनी बार बोलेगा 7 गुना तो 7 बार और 13 गुना तो 13 बार, ठीक है। अगर 7 गुना बोलेगा 7 बार और 13 गुना बोलेगा 13 गुना, किस में गुणा करना है, पुत्र वाले में, इतना समझ आ गया, क्योंकि सर जी पुत्र वाले में गुणा करना, हाँ कैसे बता लीजिए। फिर मान लीजिए हमें लिख दिया 50 वर्ष, इधर लिखा 10 वर्ष, क्या यहाँ दोनों बराबर हैं, नहीं सर जी बराबर तो नहीं है, तो अच्छा बताओ अभी मैं ऐसे लिख दूं कि एक की उम्र है 50 वर्ष, पता नहीं है तुमको, और एक की उम्र है 10 वर्ष, और दोनों में बाप बेटे का संबंध है, तो तुमको खुद कहोगे सर जी ये पिता होंगे और ये लड़का होगा, सही बात है। तो बताओ दोनों बराबर उम्र में कब होंगे, जब इसमें हम 5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 10 25 कितना हो जाएगा 50, तो 50 बराबर कितना 50, तो गुणा किसमें की हो, लड़के वाले में ना, और ये क्या था पिताजी, ठीक, तो पिता वाले में थोड़ा गुणा करना, किसमें गुणा करना, लड़कों वाले में, ठीक, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, गुणा हमेशा पुत्र या पुत्री में कर देना, जितना गुना बोलेगा। चलिए इतना समझ आ गया, हाँ। अच्छा अब एक चीज और समझ में बच्चों को आती है कि 2 वर्ष पहले यहाँ बोला है, 2 वर्ष बाद भी हो सकता है। अच्छा जैसे मान लीजिए पिता की उम्र 50 वर्ष है, कितनी वर्ष है 50 वर्ष, 10 वर्ष पहले, पहले शब्द को यहाँ बोला है, अगर पहले बोलेगा तो पहले के लिए क्या करोगे, घटाओगे जोड़ोगे, अरे भाई पहले 10 वर्ष पहले जाना है। जैसे मैं इधर चला 2024, कोई बोले 10 वर्ष पहले कितने साल के रहे होगे, तो 10 वर्ष पहले तो 10 साल घटा दो, और क्या कितना आ गया 2014, समझ में आ रहा, तो पहले के लिए घटाना है। अच्छा मैं बोलूं 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद तो 2024 चल रहा है, इसमें 10 जोड़ दीजिए तो 2034 हो जाएगा, तो बाद वाले में जोड़ना है और पहले वाले में घटाना है।
और ये लड़के की उम्र में भी घटाना जोड़ना रहेगा और बाप की उम्र में भी जोड़ना घटाना रहेगा। ठीक है, तो दोनों में। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो मान लीजिए पहले माना जो पिता है उनकी उम्र, पिता की आयु, उम्र माने आयु होता है x मान लीजिए, और पुत्र की जो आयु है वो मान लेते कितना, y वर्ष। इतना मान सकते हैं, इतना तो आपको करना ही है, क्वेश्चन की शुरुआत यही से करना है। अभी जो तरीका बता रहा था उसको मैं क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे कैसे। ठीक, पिता की आयु x, पुत्र की आयु y। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, बहुत आसान है, तो बोल दिया। पिता की आयु, तो पिता की आयु कितनी है x, पुत्र की आयु कितनी है y, और कितना गुना बोला, 7 गुना। तो बताओ ये पिता हो गए, ये पुत्र होंगे, गुणा किसमें करोगे, पुत्र वाले में भाई, ये भी बोला हूं। तो 7y, तो समीकरण में कौन आ गया, पहला। आगे पढ़िए, 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले पिता की आयु, और फिर यही लिख दो पुत्र की आयु। बताओ 2 वर्ष पहले से, मान लीजिए 2024 है, 2 वर्ष पहले मतलब क्या होगा 2022, तो एज में कम नहीं रहे होगे, कम रहे होगे ना, तो पिता भी तो कम रहे होंगे, तो दोनों में से घटेगा। तो 2 वर्ष पहले तो कितना माने थे x, इसमें 2 घटा दीजिए, तो क्या पुत्र वाले में नहीं घटेगा, वो भी घटेगा। पहले के लिए घटा देना, अब बाद के लिए जोड़ देना। समझ में बात आ गया। तो दोनों का घटाना है, ये नहीं कि खाली एक का उम्र घटेगा। ऐसा थोड़ा ना कि तुम्हारा उम्र फिक्स हो गया, ना घटेगा ना बढ़ेगा। बहुत बच्चे यही करते हैं कि पिता की उम्र खाली घटा देते हैं, पुत्र की उम्र नहीं घटाते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं कि तुम अमर हो गए, तुम्हारा एज में नहीं बढ़ेगा, घटेगा तो दोनों घटेगा, बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा। चलिए इतना हो गया, कुछ और बोला होगा आगे, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। कह रहा 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले मैं लिख दिया, 2 वर्ष यहां लिख दे रहा हूं पहले पिता की आयु और पुत्र की आयु हो गया। देखो पिता की उम्र, किसकी उम्र, पिता की उम्र लिख दो, पिता की उम्र एक तरफ, और एक तरफ फिर क्या, पुत्र की उम्र, पुत्र की उम्र लिख दो एक तरफ। कितना गुना बोला है, 13 गुना। किसमें गुणा करोगे, यही फिर प्रॉब्लम पर करोगे तो गुणा करके आके पिता में कर दोगे उल्टा सीधा। हमेशा दिमाग लगाओ, गुणा करना है किसमें, पुत्र वाले में। कितना गुना, 13 गुना, 13 से गुणा कर दो भैया। चलो x माइनस 2, 13y और 13 दूना 26, 26 हो गया। देखिए ध्यान से, x मान के रख दो डायरेक्ट, क्या करोगे उसमें, मानो हाँ 7y, 2 को उधर ले जाइए, 13y तो 26 और माइनस 2 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, लाके घटा दीजिए, 13 7 गया 6, माइनस 6y और 26 2 गया, कितना बचेगा माइनस 24। तो y माइनस कट गया, तो y बराबर 24/6, 6 चौक का 24, y बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब y का मान 1 में रख दीजिए, समीकरण x का मान निकल जाएगा, x बराबर 7 × 4, तो 7 चौक 28, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर बेटा, उतार लीजिए आप।